प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय कुमार हिस्ट्री बाय संजय सिविल फोरम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं वीडियो बराबर आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। कल मैंने टॉपिक्स को बताया था द्वितीय कर्नाटक का युद्ध, और ये कर्नाटक युद्ध आज अंतिम है। तृतीय कर्नाटक का युद्ध मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आप लोग के बीच। तो आज का शीर्षक होगा तृतीय कर्नाटक का युद्ध। ध्यान दीजिए, शीर्षक है तृतीय कर्नाटक का युद्ध, और इसका डेट है 1756 से 1763। अब आप देख रहे हैं कि 3 कर्नाटक का युद्ध हो रहा है। प्रथम कर्नाटक का युद्ध जो है आप देख रहे हैं 1746 से 48 हो रहा है, और इसका कारण बन रहा है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। और ये समस्या कोई भारत की नहीं है, ये यूरोप की समस्या है, उसका कारण बन रहा है। और यह एप्ला सापल की संधि, कौन संधि? एप्ला सापल की संधि जो है 1748 में होती है, और उसके द्वारा प्रथम कर्नाटक का युद्ध रोक दिया जाता है। यह प्रथम है। अब यह द्वितीय है, और इस प्रथम कर्नाटक के युद्ध को हम लोग आपको बताए थे वीडियो में, सेंट थॉमस का युद्ध भी कहा जाता है, या इसको अडियार का युद्ध भी कहा जाता है। तो यह जो सेंट थोमे का युद्ध है, यह प्रथम कर्नाटक का युद्ध इसको कहते हैं। द्वितीय कर्नाटक का युद्ध जो है वो 1749 से 54 चला, और इसको अंबुर का युद्ध भी कहते हैं, अंबुर का युद्ध। इसमें डुप्ले का बहुत बड़ा योगदान था इस युद्ध को जिताने में। और यह भारत की समस्या है। हैदराबाद प्लस कर्नाटक के जो नवाब हैं उसके उत्तराधिकार को लेकर यह शुरू हुई, और इसमें अंग्रेजी और फ्रांसीसी कूद गए। और यह जो युद्ध है द्वितीय कर्नाटक का युद्ध 1755 में पौंडीचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। आज जो मैं बताने वाला हूं वो है तृतीय कर्नाटक का युद्ध, और वो डेट है 1756 से 1763। और इसका कारण भारत नहीं है, इसका कारण है यूरोप। और यूरोप में क्या हो गया, इंग्लैंड और फ्रांस ये 7 वर्ष तक युद्ध किए, और इसी को कहते हैं सप्तवर्षीय का युद्ध। तो सप्तवर्षीय का युद्ध किससे संबंधित है? तृतीय कर्नाटक युद्ध से है। और तृतीय कर्नाटक का युद्ध जो है पेरिस की संधि के द्वारा रोका गया, पेरिस की संधि। तो आज का जो वीडियो है वो है तृतीय कर्नाटक का युद्ध। ध्यान दीजिए, आज का शीर्षक मैंने बताया तृतीय कर्नाटक का युद्ध। तो निश्चित तौर पर 3 कर्नाटक के युद्ध हुए, और भारत में सबसे अंतिम निर्णायक युद्ध माना जाता है तृतीय कर्नाटक का युद्ध। क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारत में 6 यूरोपीय कंपनी आए, पुर्तगाली के बाद डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए और स्वीडिश आए। 6 कंपनी आए। तो यह व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए थे, लेकिन इसमें 2 बड़ी कंपनी फ्रांसीसी और अंग्रेज, यह भारत में पूरा साम्राज्य बनाने की सपना को देख रहा है, और दोनों भारत में राजनीतिक को स्थापित करने की सपना देख रहा है। और ये दोनों शक्तिशाली कंपनी है, फ्रांसीसी और अंग्रेज। और इस तीनों के ही जो है कर्नाटक का युद्ध हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसी के कारण। अब बात हो रही है कि जो तृतीय कर्नाटक का युद्ध है, यह कर्नाटक का युद्ध जो है, जो फ्रांसीसी कंपनियां है, जो एक सरकारी कंपनी भी है, जो सम्राट लुई 14वां के द्वारा खुद बनाया गया कंपनी है। अब ये देख रहे हैं कि यह जो फ्रांसीसी कंपनी है, जिसके वास्तविक भाग निर्माता गवर्नर लॉर्ड मार्टिन है, वो पूरे भारत में साम्राज्य को फैलाने का सपना देख रहा था फ्रांसीसी का। और इस तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद उसका सपना समाप्त हो जाता है, और वो समाप्त होता है बॉन्डिवास के युद्ध में। जो फ्रांसीसी अपनी सपने देख रहा था कि भारतीय उपमहाद्वीप पर पूरी साम्राज्य को मैं फैला दूंगा, कंपनी का जाल फैला दूंगा, भारत में राजनीतिक रूप से मैं भागीदारी लूंगा, और ये सपना उसका चकनाचूर हो जाता है तृतीय कर्नाटक के युद्ध में। और यही कारण माना जाता है कि भारत में अंतिम निर्णायक युद्ध तृतीय कर्नाटक युद्ध है, जो 1756 से 63 हुए। और इसका भी कारण भारत ने यूरोप की धरती है, और वो इंग्लैंड और फ्रांस 7 वर्ष तक युद्ध किए,
जिसका प्रभाव तृतीय कर्नाटक युद्ध हो गया और अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ गए। तो आपने देख रहा है कि फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि भारत में अंतिम अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच थर्ड कर्नाटक वार हुआ। अब इस थर्ड कर्नाटक वार में जो स्वप्न है सदा के लिए फ्रांसीसी का भारतीय उपमहाद्वीप में समाप्त हो जाता है बॉन्डीवास के युद्ध के द्वारा, और भारत में एक नई भाग को लेकर, एक नई स्टार को लेकर फिर अंग्रेज आगे बढ़ते हैं और वो आजादी तक 1947 तक वो भारत में शासन करते हैं। एक कंपनी के रूप में आए और 1947 तक भारत में वो आजादी तक वो काम रहे भारत में अंग्रेज। तो मैं इसको पूरा विस्तार से मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध को बताने के पहले मैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि पर थोड़ा जानना चाहूंगा, क्योंकि एक दूसरे का कनेक्ट होता है, इतिहास में कनेक्ट की प्रक्रिया और पूरी कहानी के तौर पर प्रक्रिया, और इतिहास में कुछ रटने की चीज नहीं है। रट के आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सकते, पूरा इसको समझ के कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करके कर सकते हैं, पूरी कहानी के तौर पर आप समझ के इसको क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जाना चाहूंगा। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध आप देख रहे हैं, यह जो संधि हुआ पौंडीचेरी की संधि, यह भारत की धरती पर हुआ। और अभी तक आपने जो संधि देखा था, एक पहला संधि जो कर्नाटक का युद्ध रोका गया, एप्ला सापल का संधि, वो यूरोप की धरती पर यह संधि हुई। और तृतीय कर्नाटक युद्ध भी पेरिस की संधि के द्वारा जो समाप्त हुआ, वो भी यूरोप की धरती पर यह संधि हुआ। लेकिन पौंडीचेरी की संधि भारत की धरती पर हो रहा है और द्वितीय कर्नाटक युद्ध इसको रोका जा रहा है। और वो संधि हुआ 1755 में, पौंडीचेरी की संधि। तो आप देख रहे हैं कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांस को एक योग्य गवर्नर मिला हुआ है और काफी मजबूत गवर्नर है। वो फ्रांस की शक्ति को काफी आगे बढ़ा दिया द्वितीय कर्नाटक युद्ध में, और वो भारत में सफल गवर्नर माना जाता है, डुप्ले। तो फ्रांस की सरकार देखी और बाद में डुप्ले को बुला ली, फ्रांस बुला ली। ये फ्रांस सरकार की सबसे बड़ी भूल भी हुई, और अगर डुप्ले रहता तो उसका कुछ तृतीय कर्नाटक युद्ध का नजारा ही कुछ अलग होता। तो यही कारण है कि एक रीजन आप मान सकते हैं कि फ्रांस की सरकार के द्वारा डुप्ले को बुलाना, ये फ्रांस सरकार की सबसे बड़ी भूल थी। और आप देख रहे हैं कि अंबुर का युद्ध जिताने में डुप्ले का ही योगदान है। इसके बाद देख रहे हैं कि डुप्ले के बाद जो है 1755 में गोड्डू को नया गवर्नर बनाया जाता है, गोड्डू। और यह गोड्डू डायरेक्ट आकर जो है भारत की धरती पर अंग्रेज से पौंडीचेरी की संधि करता है। लेकिन दोनों कंपनियां अभी इस प्रस्ताव को लाई थी, अनुमोदन नहीं की थी, इसलिए इस दोनों कंपनी का पौंडीचेरी की संधि पर हस्ताक्षर नहीं है। और इसी बीच क्या हो जाता है कि 1755 में यह गोड्डू या जो है संधि, पौंडीचेरी की संधि, इस पर दोनों कंपनियां की हस्ताक्षर नहीं है। यह मौखिक रूप से सिर्फ दस्तावेज है कि ऐसा हम लोग करने जा रहे हैं। इसी बीच क्या हो रहा है कि 1756 में इंग्लैंड और फ्रांस में 7 वर्ष के लिए युद्ध शुरू हो जाता है। और भारत में ये दोनों की कंपनियां हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसी का। और इसी सप्तवर्षीय युद्ध के कारण यह फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध का आगाज भारत में शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा कि यह जो पौंडीचेरी की संधि है, जो अभी तक फाइनल हस्ताक्षर इस पर नहीं हुआ है, इसी बीच इंग्लैंड और फ्रांस में सप्तवर्षीय युद्ध हो जाता है। और यही सप्तवर्षीय युद्ध जो है जन्म देता है तृतीय कर्नाटक युद्ध का भारत की धरती पर। अब आइए कि यह जो तृतीय कर्नाटक का युद्ध है, आप देख रहे हैं कि इसी बीच 1756 में यह शुरू होता है और 23 जून 1757 को लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बंगाल को जीत लिया जाता है सिराजुद्दौला से, और बंगाल पर अंग्रेज का नियंत्रण हो जाता है। और बंगाल के अधीन बिहार उड़ीसा भी थे, तो अपना बंगाल और बिहार उड़ीसा में वो पूरा राजनीतिक अधिकार जमा लेता है। और यही कारण है कि बंगाल जीतने के बाद, प्लासी युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि भारत का सबसे संपन्न प्रांत और पैसा वाला प्रांत बंगाल था। तो अंग्रेज इस बंगाल को पूरा प्राप्त कर लिया, आर्थिक रूप से भी, संसाधन रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी।
तो आप देख रहे हैं कि इसमें अंग्रेज की शक्ति इस प्लासी युद्ध के बाद बेतहाशा बढ़ गई और बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब स्थिति ये हो गई, इसलिए फ्रांस की सरकार को लगा कि अंग्रेज की शक्ति काफी बढ़ गई है राजनीतिक रूप से, क्यों नहीं मैं एक योग्य गवर्नर को भारत में फ्रांसीसी गवर्नर को भेजूं। और उस गवर्नर का नाम है जो अप्रैल 1758 में आया और उसका नाम है काउंट दी लाली। काउंट दी लाली। लेकिन यह फ्रांस सरकार की यहां भी भूल है। क्या भूल है? वो बहुत बाद में जब प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत लेता है, बिहार बंगाल उड़ीसा में उसका साम्राज्य राजनीतिक खड़ा हो जाता है, पूरे संसाधन पर लगभग उसकी कब्जा हो जाती है, तब वो 58 में भेजता है काउंट डी लाली। अगर वो पहले भेजा रहता तो इसका परिणाम कुछ अलग हो सकता था, लेकिन वो बहुत देर कर दिया अंग्रेज फ्रांसीसी सरकार ने। और अप्रैल 7 जो है 1758 को एक गवर्नर नए गवर्नर बनाकर कि काउंट दी लाली को भेजा गया और आदेश दिया गया कि आप जो है अंग्रेज की शक्ति को कम कीजिए, युद्ध कीजिए और उसको रोकिए। और यही कारण है कि काउंट दी लाली जब अप्रैल 1758 में आए तो तुरंत अचानक मद्रास की धरती पर नीचे एक सेंट फोर्ट किला है, सेंट फोर्ट डेविड एक किला है, उसको वो जीत लेते हैं 1758 में। कौन जीत लेते हैं? काउंट डी लाली। तुरंत आक्रमण करता है। अंग्रेज अभी तैयार भी नहीं था, लेकिन काउंट डी लाली के द्वारा सेंट फोर्ट डेविड किला जो मद्रास के नीचे है उसको जीत लिया जाता है। लेकिन इसको अंतिम सफलता हम नहीं मान सकते हैं। अब क्या है कि वो आगे बढ़ना चाहता है। इसके बाद वो तंजौर का घेरा डालता है लाली, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाता है क्योंकि अंग्रेज की स्थिति काफी मजबूत है, काफी मजबूत है नौसेना में। अंग्रेज फ्रांसीसी से काफी कई गुना आगे हैं। तो तंजौर का घेरा जैसे लाली डालता है, इस घेरा में वो असफल हो जाता है और इस युद्ध को तंजौर को वो नहीं जीत पाता है लाली। इसके बाद वो मद्रास पर आक्रमण करता है और मद्रास को जीतने के लिए लाली जो हैदराबाद में गवर्नर थे फ्रांसीसी, उसको बुस्सी को बुलाता है कि आप एक विशाल सेना लेकर मद्रास पर आइए और मेरी भी सेना मिलेगी, एक बहुत बड़ी सेना हो जाएगी और दोनों मिलकर हम मद्रास पर आक्रमण कर देते हैं, अंग्रेज को हरा देंगे। लेकिन उसकी सोच थी, लेकिन आप जान रहे हैं कि अंग्रेज बहुत शक्तिशाली है। जैसे मद्रास पर आक्रमण वो किया तो ब्रिटेन से एक बहुत बड़े सेनापति, जो पूरी ब्रिटेन उसकी जलवा थी, उससे बड़ा कोई सेनापति था ही नहीं, सर आयरकूट के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजा जाता है नौसेना के द्वारा। और सर आयरकूट जब नौसेना लेकर विशाल सेना आते हैं तो आप यहां पर फ्रेंड्स देखिए, मैं इसको विस्तार से पूरा क्लियर कर रहा हूं। यहां पर मद्रास और नीचे यहां पौंडीचेरी है, बिल्कुल। और इसी मद्रास और पौंडीचेरी के बीच में एक जगह है बॉन्डीवास, और इसी बॉन्डीवास में अंग्रेज और फ्रांसीसी पहले भी कई बार झड़प हो चुके थे। लेकिन अचानक महान सेनापति सर आयरकूट आता है विशाल नौसेना को लेकर और बोलता है कि अब तो मैं निर्णायक युद्ध लड़ूंगा ही फ्रांसीसी के साथ। और सर आयरकूट और लाली की सेना के बीच, जिसमें बुस्सी भी मौजूद थे, एक बहुत घमासान युद्ध होता है बॉन्डीवास का युद्ध। और उस बॉन्डीवास का युद्ध जो है सर आयरकूट काउंट लाली से जीत लेता है। अब स्थिति वो हुई, इस जो बॉन्डीवास का युद्ध है उसका डेट है 22 जनवरी 1760। क्या डेट है? 22 जनवरी 1760। और बॉन्डीवास का युद्ध जो है सर आयरकूट जीत लेते हैं और यही युद्ध के बाद जो है सूर्यास्त जो है अंत हो जाता है फ्रांसीसी का। भारत में जो सपना वो देख रहा था भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी साम्राज्य फैलाने का, वो सपना साकार नहीं हो पाता है और फ्रांसीसी यहां से फिर बैक नहीं हो पाते। और यह भारत में उसका निर्णायक युद्ध है। फ्रांसीसी सीमित हो जाते हैं, कुछ कुछ जगह पर उसकी कंपनी होती है, राजनीतिक अधिकार उससे छीन लिया जाता है, सैन्य अधिकार उससे छीन लिया जाता है। तो आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि यह जो बॉन्डीवास का युद्ध है वो निर्णायक हुआ, बॉन्डीवास का युद्ध। और आप कह सकते हैं कि बॉन्डीवास युद्ध का संबंध तृतीय कर्नाटक युद्ध से है और यही निर्णायक युद्ध भी है 22 जनवरी 1760 को। इसमें कौन जीतते हैं? अंग्रेज सेनापति सर आयरकूट जीतते हैं। बाद में 1761 में
1761 में अंग्रेज पौंडीचेरी फ्रांसीसी से ले लेता है। पौंडीचेरी के अलावा माहे भी ले लेता है, जिंजी भी ले लेता है, कराईकल भी ले लेता है, और ये सब जितनी कोठी थी वो अंग्रेज को मिल गई। इस बॉन्डिवास को युद्ध जीतने के बाद फ्रांसीसी की स्थिति काफी नाजुक हो गई। और इसी बीच क्या होता है कि यूरोप की धरती पर 10 फरवरी 1763 को, डेट याद रखिएगा, 10 फरवरी 1763 को पेरिस की संधि होती है। और इस पेरिस की संधि के द्वारा चंद्रनगर को छोड़कर जो पौंडीचेरी थे, जो माहे थे, जो जीजी थी, कराईकल थी, वो फ्रांसीसी को तो दे दिया जाता है, लेकिन यह शर्त रखा जाता है कि भविष्य में आप कोई सैन्य शक्ति नहीं कर सकते हैं, भारत में कोई राजनीतिक अधिकार में कूद नहीं सकते हैं, आप सिर्फ व्यापार कर सकते हैं। और उसको व्यापार तक ही सीमित रख दिया गया, पौंडीचेरी में, माहे में, जीजी में और कराईकल में। और यही कारण है कि भारत की आजादी के बाद 1954 तक वो व्यापार करता रहा फ्रांसीसी, पौंडीचेरी में, माहे में, जीजी में और कराईकल में। और भारत में विजय ऑपरेशन चलाया गया, और विजय ऑपरेशन करके भारत सरकार फ्रांसीसी से पौंडीचेरी, जीजी, कराईकल और माहे को प्राप्त की। तो आज कहानी इतना ही है। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में मैंने बताया, और यही निर्णायक युद्ध है। अब अंग्रेज रहेंगे, और अंग्रेज फिर बंगाल में अगले वीडियो में बताने जा रहा हूं, बंगाल के नवाब, है ना। फिर आगे चलेगा प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला, वो फिर अगले वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। और इसको ध्यान पूर्वक आप इसको नोट भी करते जाइएगा, वीडियो को बार बार देखिए, नोट करते जाइएगा, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है। और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, एक एक फैक्ट की आपकी जानकारी प्राप्त हुई होगी। आप इसका भरपूर लाभ उठाइए, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और एग्जाम में क्रैक कीजिए। मेरी यही सपना है आप लोगों के लिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिल रहा हूं। धन्यवाद।